हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोस हीलिंग। तो आप सभी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करते हैं कि मैं फार्मा में कैसे हाई स्कोर कर सकता हूँ, मैं बायोमैकेनिक्स के अंदर कैसे हाई स्कोर कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप सभी को उससे हेल्प हो सके। तो इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप फार्मा के अंदर हाई स्कोर कर सकते हो, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि फार्मा को एक्चुअल में कैसे पढ़ना चाहिए। आई नो कि जो फार्मा होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट से सबकी फटती है, बट ट्रस्ट मी फार्मा के अंदर हाई स्कोर करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के अंदर एंड तक। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फार्मा का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमें आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने होते हैं। तो नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है 16 मार्क्स का, एक होता है 8 मार्क्स का और एक होता है 4 मार्क्स का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थोड़ा पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो हाई मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं जैसे 16, 15, तो उसके अंदर हमें कैसे आंसर लिखना होता है। तो उसके अंदर जैसे सपोज करो आपको लोकल एनेस्थीसिया के बारे में पूछा, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो चाहे या नहीं लिखा हो क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन आपको आंसर के अंदर उस ड्रग का क्लासिफिकेशन ज़रूर लिखना है। जो क्लासिफिकेशन होता है अगर हम लिखते हैं तो वो जो एग्जामिनर होता है हमें ज़्यादा स्कोर देता है, बजाय अगर हम क्लासिफिकेशन ना लिखें। तो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा हो या नहीं पूछा हो, लेकिन आपको उस ड्रग का क्लासिफिकेशन ज़रूर लिखना है, स्पेशली जो 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। तो क्लासिफिकेशन मस्ट है लिखना। और फार्मा के अंदर आप लोगों को क्लासिफिकेशन याद कैसे रखना है? निमोनिक्स से। निमोनिक्स के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फार्मा के अंदर वर्ड्स इतने अजीब होते हैं, पता नहीं कौन से प्लैनेट से उन्होंने डिराइव किए, तो उनको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से जो निमोनिक्स है उसकी हेल्प से आप इन क्लासिफिकेशन की जो ड्रग्स हैं उनको याद रख सकते हो। तो मैंने अपने सेकंड ईयर में क्या किया था, एक पेपर के ऊपर जो भी वो क्लासिफिकेशन है उसको पूरा नोट डाउन कर लिया था, और उस ड्रग के हर एक ड्रग के सामने उसका जो निमोनिक्स है जो मेरे लिए ईजी था याद रखने में, मैंने वो सारा निमोनिक्स भी लिख दिया था और उस पेपर को मैंने दीवार पे पेस्ट कर दिया था। और मैं ट्राई करती थी कि हर दिन मैं उस पेपर को देखूँ, उन सारी जो ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको अपने ब्रेन में एक बार रिवाइज करूँ, ताकि मेरे को अच्छे से जो क्लासिफिकेशन है वो याद हो जाए। हमेशा याद रखना कि जो फार्मा है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को अगर एक बार या फिर 2 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे कि ये कौन सी ड्रग है, ये कौन सा चैप्टर है, ये कौन सा क्लासिफिकेशन, इसमें क्या लिखना है मुझे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से जो फार्मा सब्जेक्ट एक ऐसा है कि जिसके अंदर आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम के टाइम आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, आप भूल जाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से फार्मा को एक स्पेशल आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपने करियर के अंदर। उसको आप स्पेशल एक टाइम दो कि मुझे इतना टाइम तो फार्मा को देना ही है, क्योंकि फार्मा को अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तभी एग्जाम टाइम पे आपको वो याद रहने वाली है। तो इस वजह से आप क्लासिफिकेशन कैसे याद किया करो, एक पेपर के ऊपर लिख दिया करो जितने भी आपके टॉपिक्स की क्लासिफिकेशन है और उसे दीवार पे पेस्ट कर दो। और हमेशा हर दिन में एटलीस्ट एक बार ऐसा रिवाइज उन सारे जो क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया करो। क्लासिफिकेशन के अलावा जो चीज़ आप लोगों को 16 मार्क्स के आंसर के अंदर प्रेजेंट करनी चाहिए वो है कि जब भी आप किसी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख रहे होते हो उस पर्टिकुलर ड्रग का, तो उसके अंदर डायग्राम ज़रूर होते हैं। तो नॉर्मली हर एक ड्रग के अंदर कोई ना कोई आपको डायग्राम मिल जाएगा उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, वरना आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना। तो उस डायग्राम को ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलना। जब भी जो हमारे हाई मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हमेशा हमें एक ना एक डायग्राम तो ज़रूर ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि हम जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें थोड़ा सा जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा स्कोर देता है, बजाय उन लोगों के जो बिल्कुल भी डायग्राम अपने पेपर के अंदर नहीं बनाते। 16 मार्क्स से जो आंसर्स होते हैं उनके अंदर तो मस्ट होता है आप एटलीस्ट एक ना एक डायग्राम तो ज़रूर बनाया करो। अब इस चीज़ के अलावा जब भी हम सारी जो ड्रग्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रग्स, तो आप उनको लिखना स्किप कर सकते हो। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है? तो जब भी आप केडी त्रिपाठी जो बुक है फार्मा की उसे खोलोगे तो जो इंपॉर्टेंट नहीं होती इतनी ड्रग्स उनको वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखता है, और जो इंपॉर्टेंट ड्रग होती है उसको वो बिग लेटर्स के अंदर लिखता है। तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हो। तो जो स्मॉल लेटर्स के अंदर होती है तो उसको आप 16 मार्क्स के अंदर भी लिखना अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी कुछ है लिखने के लिए, तो आप इतना सब कुछ तो लिख नहीं सकते। इसलिए आप जो अनइम्पॉर्टेंट ड्रग्स होती है उसको लिखना अवॉइड कर सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स आप उस टॉपिक के लिख रहे हो तो उसके अंदर आप मैक्सिमम
5 से 6 लाइन्स लिखना, उसके अलावा मत लिखना। और उन 5-6 लाइनों के अंदर आप लोगों का फार्माकोकाइनेटिक्स कवर हो जाना चाहिए उस ड्रग का। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स है तो वो भी उसके अंदर कवर हो जाने चाहिए, और अगर यूजेस वगैरह है तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर इन ड्रग्स के अंदर भी कुछ ऐसी ड्रग होती है जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आप चाहो तो 4 से 5 लाइन के अंदर कवर कर दो। तो आपको ज़्यादा लाइन्स उसके अंदर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया के अंदर लिग्नोकेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो। और थोड़ी जो कम इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है उसके अंदर 4-5 लाइन्स लेके उसको पूरे को ख़त्म कर दो। लेकिन 16 मार्क्स के आंसर के अंदर हमें लिखना तो काफ़ी सारी ड्रग्स को होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ज़्यादा लाइन्स दो उसको। लेकिन उससे जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट ड्रग है उसको 4-5 लाइन के अंदर ख़त्म कर दो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी हम ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें डोज लिखनी चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँ कि डोज लिखना ड्रग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब हम सारी ड्रग्स की तो डोज याद नहीं कर सकते, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हर एक ड्रग की डोज याद रखो भी मत, क्योंकि जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सी ड्रग की कौन सी डोज थी। तो इस वजह से जो भी उस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जैसे लिग्नोकेन हो गई, साल्ब्यूटामॉल हो गई, एस्पिरिन हो गई, तो इन सब की जो ड्रग्स के जो डोजेस है वो सारी आप याद रख लो। और एकदम अच्छे से याद रखना कि जैसे इस ड्रग की 2 से 4 mg, और उसका जो रूट है जैसे ओरल रूट है तो वो भी याद रखना। और आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उन सब की डोजेस याद रख लो और एग्जाम में लिख देना, क्योंकि डोज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मा के अंदर। वो आपको हाई और ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेगा। तो इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जैसे एक चैप्टर है उसके अंदर कुछ 4-5 जो ड्रग्स है वो इंपॉर्टेंट है, तो उनकी डोजेस याद कर लो और एग्जाम में ज़रूर लिख के आना डोजेस। अब नेक्स्ट आता है जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब 8 मार्क्स के अंदर भी कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो पूरा की पूरा चैप्टर पूछ लेता है, जैसे लोकल एनेस्थीसिया बताओ 8 मार्क्स के अंदर। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 8 मार्क्स को आपको कैसे कवर करना चाहिए। तो इसके अंदर हमें नॉर्मली 4 पेजेस लिखने चाहिए। तो इसके अंदर भी हमें क्लासिफिकेशन को उस जो भी वो टॉपिक है तो उसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना ज़रूरी है। लेकिन अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ जो ड्रग्स है उसको आप लिखना स्किप कर सकते हो। जैसे पूरा क्लासिफिकेशन है उसके अंदर काफ़ी सारे सब पॉइंट्स भी होते हैं तो उसके अंदर आप कुछ जो ड्रग्स है उसको लिखना अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। क्योंकि अगर हम सब कुछ पूरा लिखेंगे तो फिर इतना टाइम है नहीं हमारे पास और हमें सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो इस वजह से आप जब 8 मार्क्स के अंदर क्लासिफिकेशन लिख रहे होते हो तो हम कुछ जो ड्रग्स है उसे स्किप कर सकते हैं लिखना, बट क्लासिफिकेशन लिखना मस्ट है क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के अंदर हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को लिखनी चाहिए वो है उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर लिख के उसको ख़त्म कर दो। अब इसके अंदर आपको डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं होती 8 मार्क्स के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मैटर बहुत ज़्यादा है। और जब मैटर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं होता कि हम अगर डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर हमें ज़्यादा मार्क्स दे देगा। इसलिए इस वजह से जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसके अंदर हम डायग्राम बनाना बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैटर की कमी है कि अगर आप उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़कर ही नहीं आए थे, इस वजह से आपके पास ऑलरेडी कम मैटर है, तब आप लोग ज़रूर डायग्राम बना सकते हो उस मैटर को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी मैटर काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आप डायग्राम को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। उससे आप लोगों के मार्क्स पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं। हमें 16 मार्क्स के अंदर तो ज़रूर बनाना चाहिए एक डायग्राम तो एटलीस्ट। अब जब हम सारी जो ड्रग्स है उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तो 8 मार्क्स के अंदर आपको सारी की सारी ड्रग्स नहीं लिखनी होती है। आपको सिर्फ जो उस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है सिर्फ आपको उसके बारे में लिखना होता है, क्योंकि 8 मार्क्स के अंदर हम मैक्सिमम 4 पेजेस कवर करते हैं। तो इस वजह से हमें जब भी हम ड्रग्स लिख रहे होते हैं, तो जैसे सपोज करो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर टोटल 3 से 4 जो ड्रग्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हमने पूरा लिख दिया। अब उस ड्रग्स के बारे में हम अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, और उनकी डोज लिख देंगे। डोज लिखना बिल्कुल मत भूलना। जैसे अगर आप 4 ड्रग्स लिख रहे हो तो एटलीस्ट उसमें से 3 या फिर 2 ड्रग्स तो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपने उसकी डोज लिखी है।
और अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर जैसे 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप लोगों को अगर कोई टॉपिक पूछ लेते हैं तो उसके अंदर तो हमें सिर्फ एक ही ड्रग के बारे में लिखना होता है। एक ड्रग को आप कोई भी उसकी जो चैप्टर की जो अच्छी सी एक ड्रग है, इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसके बारे में आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन लिखना अवॉइड कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 मार्क्स के अंदर हम एक सिंगल ड्रग जैसे लिग्नोकेन है उसी के बारे में पूछ लिया तो ऑब्वियसली बात है कि उस एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उसकी डोज भी लिख देनी है। तो जो 4 मार्क्स के अंदर आप क्लासिफिकेशन लिखना अवॉइड कर सकते हो। जब भी हम आंसर लिख रहे होते हैं तो किसी भी ड्रग का क्लासिफिकेशन और उसकी डोज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपनी जो मार्क्स है उनको गेन करना है। तो इस वजह से जो भी डोजेज, जो भी क्लासिफिकेशन होता है हर किसी चैप्टर का, उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उनको नोट्स बना के अपने चाहो तो अपने दीवार के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा किया था तो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से याद रखने में। अब इन सारी चीज़ों के अलावा मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आप फार्मा के पेपर को कैसे पढ़ सकते हो। अब जो फार्मा का पेपर है उसके अंदर बार बार जो चैप्टर्स होते हैं उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी शायद आप लोगों को लग रहा है कि मैं यूं ही इस बात को स्ट्रेस कर रही हूँ, बट जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम लोगों ने बार बार उस चैप्टर्स को पढ़ नहीं रखा होता है तो हम भूल जाते हैं। उस टाइम पर हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है जब हमें लिखना होता है, क्योंकि उसके अंदर जो फार्मा है उसके अंदर जो वर्ड्स है, जो लाइन्स है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं क्या करती थी कि मेरा हमेशा ये टारगेट होता था कि मैं पहले तो जो भी मेरे पास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं, जो भी मेरे सिलेबस के अंदर है, वो उनको मैं टॉपिक्स को लिख दिया करती थी। और मेरा टारगेट रहता था कि मेरे को एग्जाम से 2 मंथ पहले इन सबको कंप्लीट करना है, ताकि जो एग्जाम से 2 महीने पहले मैं अपने जो सारे चैप्टर्स हैं उनको जितना हो सके बार बार रिवाइज कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं एग्जाम के टाइम पे भूल जाऊँ उसे लिखना। तो इस वजह से आप भी अपना टारगेट बना लो कि मुझे एग्जाम से 2 महीने पहले तो मुझे अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। मतलब जितना हो सके एटलीस्ट उतना कोर्स आपको कंप्लीट करना है, मैक्सिमम जितना हो सके। और उसके 2 महीने के बाद में जितना हो सके आप लोगों को उन चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। स्पेशली फार्मा के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बार बार रिवाइज करो। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो सेकेंड ईयर होता है उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें काफ़ी कुछ कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं अपनी क्लास के अंदर तो आप लोगों को स्पेशल अपने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। आप लोगों को अपने जो भी स्केड्यूल है उसमें से अपना टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो है कि आप लोगों को खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप खुद कुछ पढ़ के नहीं जाओगे तो ये ट्रिक्स भी कैसे अप्लाई करोगे। मैं आप लोगों को ये चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जब भी हम अपना टाइम डिनोट करते हैं पढ़ाई पे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो हमें रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, अपने पूरे के पूरे दिन में कुछ घंटे जो है वो पढ़ाई को देने हैं और आपको ऐसा कंसिस्टेंट होके रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया फिर कुछ दिन नहीं किया, क्योंकि जो डिसिप्लिन है वो पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको कुछ घंटे आपने सेलेक्ट कर लिए, जैसे मुझे हर दिन 2 घंटे पढ़ना है तो अब कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन 2 घंटे पढ़ते रहना है। कुछ नया, कुछ ना कुछ किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक आपने कर लिया और हमेशा उन टॉपिक्स को फिर टिक करते रहा करो कि मैंने ये पढ़ लिया है, और अपनी पूरी लिस्ट बना दो, सारे जो टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट्स के वो लिख दो और हर दिन एक ना एक टॉपिक पढ़ते रहो, उनको टिक करते रहो। तो उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट भी रहोगे और टाइम के साथ आपके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट होते रहेंगे। और फिर एग्जाम से 2 महीने पहले उनको, जो भी चैप्टर्स आपके हो गए हैं कंप्लीट, उनको फिर बार बार रिवाइज करो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने भी अप्लाई की थी अपने टाइम पे। सो यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप कि आप ये जो सारी ट्रिक्स है वो फॉलो करोगे, आपको ये हेल्प करे। और सपोर्ट किया करो मेरे चैनल को और अपना प्यार दो और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना।